नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एक बैंक या बेटर एक बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है, कितना योगदान है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दोस्तों देखें तो ये बैंक का जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है एक बैंक का किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जैसे सरकार का रोल है उसी तरह बैंक का भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम और सही से चल रहा है तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सही तरीके से होगा, हमारा डेवलपमेंट किसी कंट्री का सही तरीके से होगा। दोस्तों आज के दिन में जो भी इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, सारा लोन के बेसिस पे चलता है। खेल आप लोग भी दोस्तों समझ रहे हैं कि बैंक जो है, जो हमारा एफडी है या हमारा सेविंग है, डिपॉजिट है, हमारा जो बैंक है, मतलब जनता के पैसे से ही इकॉनमी चलता है। वो कैसे चलता है आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आपने मान ली कि 1 लाख रुपए आपने बैंक में एफडी किया या सेविंग अकाउंट में दोस्तों डाल रहे हैं तो आपको 4% ब्याज मिलेगा। अगर आप एफडी कर रहे हैं तो 6 से लेकर 8% तक आपको ब्याज दर मिलेगा। अब आपका जो पैसा है बैंक का, दोस्तों बैंक में जो जितना भी लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है चलता है वो हमारे पैसे चलते हैं। बैंक का कोई अपना पैसा नहीं है, सरकार का अपना पैसा नहीं है, वो हमारा जनता का पैसा है। वो आपसे दोस्तों जो है एफडी में पैसा पड़ा है या सेविंग डिपॉजिट में 4% पड़ा है, वहाँ से 1 लाख रुपए को लेगी और इसको बैंक जो है एसबीआई या पीएनबी बैंक लोन प्रोवाइड करवाएगी, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाएगी 12% पे। तो आपका एफडी का पैसा है 8%, आपको ब्याज मिल रहा है। बीच का जो मार्जिन जो है 4% का, मतलब कि 8 4 12, मतलब 12% पे हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाइए पर ईयर। तो बीच का दोस्तों 4% का जो मार्जिन जो है, यही बैंक का मुनाफा, यही एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा, ग्रोथ होगा, बैंक का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जो होता है बैंक को, जो सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा जो है उस पर होता है। मतलब 4% वहाँ से हमें देती है बैंक और उसको हाउसिंग लोन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडस्ट्रियल लोन हो गया 15% पे हो गया, पर्सनल लोन हो जो हो गया 15% पे वो लोन प्रोवाइड कर देती है जनता को या इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती है। या हमारे पैसे से ही रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। तो दोस्तों एक बैंक का एक बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम और सही से चल रहा है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लिक्विडिटी चाहिए दोस्तों, हमें भी क्या है, हमें भी एक हमारे पास एफडी है, हमारा पैसा पड़ा है तो उसमें हमें भी इंटरेस्ट चाहिए, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए, एक आम जनता को भी पैसा चाहिए। तो अवेलेबल कौन कराएगा? वो बैंकर लोन प्रोवाइड। बीच में अगर दोस्तों बैंक नहीं हो तो हाउसिंग लोन कहाँ से मिलेगा? कार खरीदने के लिए लोन कहाँ से मिलेगा? सड़क बनाने के लिए लोन कहाँ से मिलेगा? इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोन कहाँ से मिलेगा? ये सब लोन कौन प्रोवाइड करवाएगी? बैंक प्रोवाइड कर, वो हमारे पैसे से। तो इसीलिए दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बेटर बैंकिंग सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। एक इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए रोड बनना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, प्लांट, हाउसिंग, घरों का निर्माण होना है। दोस्तों आज के दिन में आप जान रहे हैं कि 90% जो आज के दिन में जो कार रोड पे दौड़ रहा है, सारा जो है लोन के पैसे से दौड़ रहा है, सारा फाइनेंस पे दौड़ रहा है। 90% जो आप दिल्ली मुंबई कहीं पे जाए, जो फ्लैट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लैट जो ले रहे हैं वर्किंग क्लास जो है, सर ये लोन के पैसे पे हो रहा है। और आज के दिन में अगर लोन मिलना बैंक से बंद हो जाए तो ये सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम ही दोस्तों बंद हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। और लोन अगर मिलना बंद हो जाए तो इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर में हो रहा है, ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, कार का प्रोडक्शन हो रहा है, सारा खत्म हो जाएगा, ये सब काम ही बंद हो जाएगा। दोस्तों आज के दिन में बहुत कम आदमी के पास में सेविंग 2 लाख 4 लाख रुपए सेविंग है, तो सारा लोन के बेसिस पे ही चल। अगर लोन नहीं है तो हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनना बंद हो जाएगा। लोन पे फाइनेंस लेकर के लोग गाड़ी ले रहे हैं, बाइक, इवन बाइक भी खरीद कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कार बिकना बंद हो जाएगा, बाइक बिकना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलना बंद हो जाएगा।
तो दोस्तों एक बैंकिंग बेटर सिस्टम आप समझ सकते हैं, एक इकोनॉमी के लिए बेटर इकोनॉमी के लिए एक बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों बैंक जो है किसी भी इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है, आप समझ सकते हैं। तो विदाउट बेटर बैंकिंग सिस्टम जो है कोई भी कंट्री जो है ग्रो नहीं कर सकती है। तो बैंक इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी इकोनॉमी और कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक टूल है जो आरबीआई के द्वारा, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा, बोले तो सेंट्रल आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोलते हैं, वो टूल जो है उसके द्वारा अपनाया जाता है। और वो टूल क्या है? एक टूल है जिससे वो बाई मनी के सप्लाई को, ओवर सप्लाई को कंट्रोल करती है और मनी को अवेलेबल करवाती है बैंक को, कंज्यूमर को और बिजनेस को। क्योंकि एक सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमी में ग्रोथ जो है अच्छे तरीके से इकोनॉमी ग्रो करे और काम धाम जो है इकोनॉमी में सही से चले। किसी को लोन चाहिए तो लोन टाइम पे मिले और सारा बैंकिंग सिस्टम जो है सही तरीके से चले। दोस्तों ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेसिकली जो डिसाइड किया जाता है आरबीआई, और आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आप ऐसे भी समझते हैं बैंकों का बैंकर है। बैंकों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आरबीआई के पास में जाते हैं। और आप ऐसे भी समझते हैं बैंकों का बाप जो है आरबीआई है, और एक वॉचडॉग है, एक गार्जियन है हर एक बैंक का। और इकोनॉमी का आरबीआई वो इकोनॉमिक पॉलिसी को डिसाइड करती है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। दोस्तों इकोनॉमिक पॉलिसी जो है एक आरबीआई के द्वारा एक टूल है, रूल्स रेगुलेशन है, जिसके द्वारा वो उस रूल को, पॉलिसीज को अपना करके, इम्प्लीमेंट करके आरबीआई इंश्योर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक इंश्योर करती है कि हमारा इकोनॉमी जो है, जो काम धाम हो अच्छे तरीके से चले और एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमी में हो। दोस्तों आप इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कोविड के टाइम में जो काम धाम सारा बंद हो गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ निगेटिव में चला गया था और प्रोडक्शन रुक गया था, तो उस समय गवर्नमेंट क्या, उस समय बैंक क्या करेगी? एक पॉलिसी लेकर के आएगी। पॉलिसी का मतलब है एक बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें घटाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में घटाएगी। तो उससे क्या होगा कि लोगों को कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। मतलब यह है कि लोन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन का कम हो तो बिजनेस करना कम रिस्की होता है, बजाय कि अगर लोन इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होता है तो ज्यादातर प्रॉफिट जो है आपका जो है इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा। बिजनेस करना ज्यादा रिस्की होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो कम आपका ईएमआई आएगा। इकोनॉमी को अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, उसके लिए मशीन प्लांट सेटअप करना चाह रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो उसको लगेगा कि हम रिस्क ले सकते हैं और वो बैंक से लोन लेकर के एक्सपेंशन का काम करेगा, प्लांट मशीनरी खोलेगा, जिससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। और इसके उल्टे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है तो आपका ईएमआई काफी हाई होगा, आपको बिजनेस करना रिस्की होगा। बिजनेसमैन रिस्क उठाना नहीं चाहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, अगर जो भी प्रॉफिट है सारा हमें इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाएगा, लॉस हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है? आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट कम करती है। तो आप लोगों ने देखा कि हाल के 2 साल में जो बैंक ने, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ाया नहीं है। कारण क्या है कि उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ निगेटिव में था, कोविड के कारण प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और क्या है इसके कारण उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखा। और उसके बाद आपने देखा कि हाल के दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी का ग्रोथ है
इंडिया का 8 to 9% इंक्रीज हो गया। ये कारण क्या है? एक अच्छा आरबीआई द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा एक अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखे। और दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी समय तक कम रखना भी सही नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होगा तो इकोनॉमी ओवर हीटेड हो जाएगा, लोग बिना मतलब के लोन लेते चले जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और किसी की सैलरी है, चलो भाई सैलरी है, आप मान लें कि 20,000 रुपये सैलरी है, और एक मकान परचेज कर सकता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो 2-3 मकान परचेज कर रहा है, मतलब अपने कैपेसिटी से ज्यादा लोन ले रहा है। तो इस कंडीशन में एक गाड़ी खरीदने के बजाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है बैंक लोन पे, तो 2-3 गाड़ी खरीद रहा है। आदमी कैपेसिटी पे करने की कैपेसिटी वही है, लेकिन रिस्क आदमी ज्यादा ले रहा है, तो इसमें इकोनॉमी के कोलैप्स करने का चांसेस ज्यादा रहता है। कि सपोज कि अगर मान लो कि जॉब चली गई, तो एक अगर लोन चल रहा है तो उसमें तो आप किसी तरह मैनेज करके पे कर देंगे, लेकिन अगर जॉब चली गई तो आप दोनों का पे नहीं करेंगे, मतलब सारा बैंक डूब जाएगा अगर लोन अगर नहीं मिले तो। क्योंकि बैंक जो चल रहा है सो हमारे पैसा से नहीं चल रहा है, अगर उनको हम रीपे नहीं करेंगे, लोन हम रीपे नहीं करेंगे तो बैंक को काफी नुकसान होगा। जैसे आपने देखा नीरव मोदी के केस में, विजय माल्या केस में, ये बैंकों का पैसा लेकर के, मतलब हमारा पैसा लेकर जो हमारा बैंक में जमा था वो भाग गए, लंदन भागे 10,000 करोड़ लेकर के। इसमें नुकसान क्या हुआ? बैंकों का नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ इसमें। तब इस क्लास में इकोनॉमी ओवर हीटेड ना हो जाए, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का दर काफी ना इंक्रीज हो जाए, इस कंडीशन में जो है बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाती है और कम करती है कि इकोनॉमी ओवर हीटेड ना हो जाए और कोलैप्स ना कर जाए। तो इसको दोस्तों बोलते हैं टूल, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और ये जो सब जो टूल्स हुआ, इंटरेस्ट से ऊपर करने का, नीचे करने का, उसके बेस रेट को मैनेज करने का, सीआरआर, कैपिटल एडिक्वेसी, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उसको मैनेज करने का। ये सब जो दोस्तों ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये टूल्स है जिसके द्वारा आरबीआई, सेंट्रल बैंक मैनेज करती है इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमी अपने पटरी पे सही से चले और ग्रोथ अच्छा हो और लोगों को परेशानी ना करे, हाइपर इन्फ्लेशन ना हो जाए। जैसे आप लोगों ने देखा हो अफगानिस्तान के केस में, अर्जेंटीना के केस में, लोग बोरी भर करके पैसा लेकर के जाते हैं और मुट्ठी भर के पॉकेट में सामान लेकर के आते हैं, झोला भर के सामान लेकर के आते हैं। तो एक किसी भी इकोनॉमी के सही परफॉर्मेंस में आरबीआई का जो रोल है, सेंट्रल बैंक का रोल है, काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सेंट्रल बैंक और या आरबीआई के द्वारा एक टूल्स या रेगुलेशन जो कि अपनाया जाता है, जिसके थ्रू वो मनी, सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज करती है, सो दैट एक इकोनॉमी में सस्टेन्ड ग्रोथ हो, सस्टेन्ड डेवलपमेंट हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा जाए, न कि लो इन्फ्लेशन हो, न कि ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, एक मैनेजेबल सस्टेन्ड 6 से 7% करीब इन्फ्लेशन हो, और वो सिस्टम में, इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी जो होती है उसको मैनेज किया जाए। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी आ जाए, लिक्विडिटी की कमी आ जाए जब बैंक को, आदमी को, बिजनेस को। तो हमेशा लिक्विडिटी को जब भी जरूरत हो एक बिजनेसमैन को या बैंक को, उसको अवेलेबल करा जाए। इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। दोस्तों अब हम जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आरबीआई जो है और बैंक जो है कौन कौन सा टूल्स जो है यूज करती है, जिसके द्वारा वो मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है और इकोनॉमी को मैनेज करती है। बैंक रेट क्या है दोस्तों? बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स जो है, कमर्शियल बैंक जो है, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी या कोई आईसीआईसी बैंक, जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई से, मतलब सेंट्रल बैंक से बोले तो पैसा उधार लेती है, उसको बोलते हैं दोस्तों बैंक रेट बोलते हैं। और ये बैंक रेट जो है बिना कोई सिक्योरिटी को सेल किए होता है। और दोस्तों ये बैंक रेट जो है ये
लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोरोइंग है, मतलब कि लंबे समय तक जो बैंक बोरो करती है, उधार लेती है आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और दोस्तों ये बैंक रेट जो है, कोई भी ये जो बैंक जो है आरबीआई जो डिसाइड करती है, मार्केट में या इकोनॉमी में मनी के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर मनी का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बैंक रेट जो होगा ज़्यादा होगा, और मनी का सप्लाई अगर मार्केट में कम है तो बैंक रेट कम होगा। और दोस्तों अभी जो बैंक रेट है ये 4.25 चल रहा है, और ये आप जहाँ समझ सकते हैं कि जो हम बैंक में जो सेविंग डालते हैं, अपना जो हमारा जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है, उस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 4%, 4% मिलता है। और बैंक रेट जो अभी है 4.25, मतलब कि थोड़ा सा 0.25% ज़्यादा है। और अभी जो बैंक रेट तत्काल जो है 4.25% चल रहा है। दोस्तों अब हम जानते हैं रेपो रेट। दोस्तों आप लोग न्यूज में सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, घटा दिया, तो उस समझते रेपो रेट क्या है। दोस्तों रेपो रेट वो रेट है जो बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए जो पैसा लेती है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। अब दोस्तों ये जो रेपो रेट जो है, जब भी बैंक जो है बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए लेती है पैसा रेपो रेट में, और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मतलब कि ओवरनाइट, मतलब कि आज के दिन में चलो भाई 100 करोड़ रुपए का जरूरत पड़ गया तो 100 करोड़ रुपए वो ले लेगी, मतलब सडनली अगर कभी बैंक को जरूरत पड़ता है तो वो बैंक से वो शॉर्ट टर्म के लिए वो पैसा लेती है। और दोस्तों ये रेपो रेट जो लेती है सिक्योरिटी को सेल करके लेती है, और ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का के लिए लेती है बैंक आरबीआई से पैसा। और ये मोस्टली जो होता है ओवरनाइट के लिए बोरो करती है, उधार लेती है आरबीआई से। और मोस्टली जो मैक्सिमम पेमेंट जो होता है, मैक्सिमम टाइम जो होता है, मतलब कि 2 वीक मतलब 15 दिन के अंदर में ही उनको बैंक को आरबीआई को पैसा लौटा देना होता है। दोस्तों रेपो रेट का ये आप ऐसे भी सकते हैं, रेपो रेट का जो फुल फॉर्म है रीपर्चेज रेट। रेपो रेट दोस्तों अभी प्रेजेंट जो रेपो रेट जो है 4.4%, मतलब 4% अभी चल रहा है करंट रेपो रेट। दोस्तों अब हम जानते हैं रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे रिवर्स रेपो रेट का मतलब है रेपो रेट से पूरी तरह उल्टा। दोस्तों रिवर्स रेपो रेट जब मार्केट में बैंक के पास में पैसा पड़ा हुआ है, सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, जो कि उस समय में उसको लेंडिंग मतलब कि उधार देने के लिए मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है उस पैसे को, या इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो क्या है ये बैंक जो है रिवर्स रेपो रेट, मतलब पहले जो बैंक ने आरबीआई से पैसा लिया, अब क्या किया, जो पैसा जो आइडियल पैसा है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, और उसको क्या करती है बैंक जो है आरबीआई को उल्टे फिर उसको बेच देती है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 3.35% पर ईयर के हिसाब से अभी करंट में है। क्योंकि अगर बिना मतलब के अगर बैंक में अगर पैसा पड़ा रहेगा तो वो क्या है वेस्टेज है। तो इससे अच्छा है क्या है कि बैंक जो है अगर बेफजूल का पैसा पड़ा है, लिक्विडिटी है, तो वो बैंक को उधार दे देती है, वो बैंक को रिवर्स कर देती है, वो आरबीआई को रिवर्स कर देती है, वापस देती है। और दोस्तों ये जो टूल है आरबीआई के द्वारा, जिससे वो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है, मतलब कि आरबीआई को जिस समय अगर बेफजूल का बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अगर मार्केट में हो गया है एक समय, तो उस समय जो है आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण जो है सारे बैंक जो है आरबीआई में पैसा रिवर्स कर देते हैं, लौटा देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, जिन पे उनको ब्याज मिलता है। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों अब हम जानते हैं CRR क्या है। CRR का दोस्तों फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों जो भी हम लोग बैंक में जो हमारा सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है उसको बैंक जो है लेंडिंग के तौर पे यूज करती है, मतलब उसको लोन देती है। हाउसिंग लोन हो गया इन्वेस्टमेंट या दूसरे तरीका का पर्सनल लोन हो गया, वो लोगों को देती है, इंडस्ट्रीज को देती है और हम लोग को देती है, और उससे वो कमाई करती है बैंक। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों जो भी कैश जो है वो बैंक के पास में जो है, जो हमारे सेविंग अकाउंट में है, उसका सर्टेन पोर्शन ही जो है बैंक जो है लेंड कर सकती है, मतलब कि लोन के तौर पे दे सकती है जिसे वो कमाई कर सकती है, और कुछ परसेंटेज जो है बैंक को उस कुछ परसेंटेज जो है जो कैश जो है उसको RBI के पास में जमा करना होता है, सो डैट सिस्टम में एक लिक्विडिटी मेंटेन रहे। और दोस्तों जब RBI जो है जब देखती है कि लिक्विडिटी काफ़ी हो गया सिस्टम में, तो वो CRR, आप लोगों ने न्यूज़ में सुनते होंगे, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देती है। और जब लिक्विडिटी मार्केट में कम होता है तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो का रेट जो है वो कम कर देती है। और प्रेजेंटली दोस्तों जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो जो है अभी 4% है। दोस्तों अब हम देखते हैं SLR। इसका दोस्तों फुल फॉर्म है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों RBI के जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हर एक बैंक को CRR में कैश रिजर्व रेशियो में एक कैश डिपॉजिट करना है। उसके अलावा हर एक बैंक को एक स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो में भी पैसा जमा करना है। और ये जो है इसलिए कि बनाया गया है कि बैंक जो है सेफर साइड में रहें। और ये जो सिक्योरिटी जो डिपॉजिट होता है ये गोल्ड में जो करती है, बैंक गोल्ड में जो करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में करती है, स्टेट सिक्योरिटीज बॉन्ड में करती है, या सेंट्रल सिक्योरिटीज में करती है, बॉन्ड में करती है। और इससे बैंकों को अच्छा कमाई होता है, इसलिए कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो काफ़ी हाई होता है। जहाँ की CRR में रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली 4% है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% होता है पर एनुअल के हिसाब से। और इसको RBI 40% पर एनम तक भी बढ़ा सकती है। तो किसी भी बैंक के लिए SLR जो है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो जो है एक अच्छा कमाई का स्रोत बताया जाता है। और ये SLR जो है एक जो जिसके थ्रू हम मेंटेन रखते हैं इन्वेस्टमेंट, ये इसलिए भी बनाया गया है कि बैंक जो है सेफर साइड में रहे। और वो लिक्विडिटी में अगर ज़्यादा है तो बैंक जो है SLR वो कम कर देगी, अगर कम है तो SLR को वो बढ़ा देगी, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहे। दोस्तों अब हम जानते हैं बेस रेट। दोस्तों बेस रेट जो है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे नीचे कोई भी बैंक जो है मार्केट में लोन नहीं दे सकती है, लेन नहीं कर सकती है। और दोस्तों अभी जो बेस रेट है वो 7.30 से लेकर के 8.80 है। मतलब जो भी हाउसिंग लोन हो या पर्सनल लोन हो या कोई भी लोन जो बैंक प्रोवाइड करती है, इससे नीचे नहीं दे सकती है। दोस्तों कारण क्या है कि इतना मार्केट में इतना कंपटीशन है कि हर एक बैंक आज के दिन में सस्ता ब्याज दर देने को रेडी है। और जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अगर उससे अगर कम में अगर बैंक देती है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है बियर नहीं हो पाएगा, और जो है कंपनी लॉस में जा सकती है। तो RBI ने डिसाइड किया है कि इससे नीचे हम किसी भी बोरोवर को हम लोन नहीं देंगे। और
ओनली एक्सेप्शन जो है एम्प्लॉय है या रिटायर्ड एम्प्लॉय है उस केस में हम दे सकते हैं, बैंक एम्प्लॉय है उसको दे सकते हैं, सर्टेन डिपॉजिटर है उसको भी दे सकते हैं। लेकिन एक बैंक आरबीआई ने बैंक एक बेस रेट डिसाइड किया है, उससे नीचे किसी भी जनरल पब्लिक को लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन नहीं मिल सकता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे।